अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो पहले 2 लेक्चर्स मेरे बेटे मैंने अपलोड किए थे वो आपने देख लिए हैं और उसमें बताए गए सब पॉइंट्स मेरे बेटे आपको क्लियर हैं। अगर तो आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कुछ दोबारा हम यहाँ पे उनको मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सो दैट टाइम हमारा सेव हो जाए एंड हम मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो जो प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े थे वो था सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल का सबसे आउटर कवर है, उसका स्ट्रक्चर मेरे बेटे आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मल्टीपल साइंटिस्ट ने मल्टीपल मॉडल्स दिए थे, जिसमें से एक मॉडल आपने पढ़ा था सैंडविच मॉडल एंड उससे मिलता जुलता एक और मॉडल मैंने आपको हाईलाइट करवाया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। वो दोनों मॉडल जो हैं वो मेम्ब्रेन के जितने भी करैक्टर्स थे, जिसमें आपने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन को डायनामिक होना चाहिए एंड इसके अलावा जो मेम्ब्रेन है मेरे बेटे वो अगर तो सेल के अंदर हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक किसी भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत है तो हर तरह के मॉलिक्यूल को उसे क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए अगर वो सेल को ज़रूरत है उसकी। तो चाहे वो हाइड्रोफिलिक है चाहे हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। हाइड्रोफिलिक होते हैं पोलर जो कि वाटर सोलेबल हैं एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं नॉन पोलर जो कि वाटर इनसोलेबल हैं। ठीक है मेरे बेटे, बिकॉज वो दोनों मॉडल्स मेरे बेटे हमारे इस मेम्ब्रेन के दोनों करैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, तो फिर 1972 में 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नेम है सिंगर, दूसरे का नेम है निकल्सन। तो इन 2 साइंटिस्ट ने हमें एक थर्ड मॉडल दिया जिसका नेम क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर अर्ली 1970s भी लिखा गया होता है। ठीक है, इस तरह से 1970s लिख दिया जाता है और उसके साथ लिख दिया जाता है अर्ली। ठीक है, 1970 के जो अर्ली ईयर्स है जिसमें 72 71 आता है, तो ये भी आपके ऑप्शंस में हो सकता है। अगर आपका अर्ली 1970s हो तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा, अगर ये वाला हो तो आपने इसको मार्क कर देना है। सेकंड कंपोजिशन मेरे बेटे सेम है जो कि आपने डेनलियन डाइवर्सिटी पढ़ी थी। फर्स्ट कौन सा कंपोनेंट है, प्रोटीन्स, एंड सेकंड कौन सा कंपोनेंट है, लिपिड्स। प्रोटीन्स यहाँ पे भी कौन सी शेप की हैं, स्फेरिकल शेप की हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंड जो लिपिड्स हैं वो कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का स्केच में अगेन ड्रॉ नहीं करवा रही हूँ, लेकिन सेम वही है जो कि आपने पहले पढ़ा है कि स्केच में एक हेड होगा जो कि हाइड्रोफिलिक होगा और 2 टेल्स होंगी जो कि हाइड्रोफोबिक होंगी। और ये भी आपने हाईलाइट किया था कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों पार्ट्स मौजूद हों या दोनों कैरेक्टर्स मौजूद हों, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, इसको आपने एम्फीपैथिक कहा था। तो ये सेम वही डिटेल है जो कि आप प्रीवियस अपने लेक्चर से ऐड कर सकते हैं और इसमें भी आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स डिफरेंट थे और नहीं बताए गए थे पहले वाले मॉडल्स में वो ये थे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन्स हैं वो 2 तरह की हैं। एक प्रोटीन को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक और एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक। और इन दोनों प्रोटीन्स को अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसकी 2 लेयर्स होंगी। ये मैंने 3 फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उनके हेड ड्रॉ कर दिए और आपको पता है अगर 2 लेयर्स हैं तो टेल्स क्या कर रही होती हैं, सेम जैसे आपने प्रीवियस मॉडल में ड्रॉ किया था, उनकी टेल्स क्या कर रही होंगी, फेस कर रही होंगी। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो इस तरह से मौजूद हैं कि आपकी फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर के बिल्कुल दरमियान में, ये मैंने इंट्रिंसिक प्रोटीन ड्रॉ कर दी, उसकी दोनों साइड्स पे ये क्या मौजूद है भाई, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर की अरेंजमेंट मेरा बेटा सेम है जो कि आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताई थी मैंने सैंडविच मॉडल में। ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स जिसमें टेल्स क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं और हेड क्या है, अवे है। तो ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि आपके प्रीवियस मॉडल्स में नहीं बताया गया था। इन दोनों फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर के दरमियान में ये वाली जो प्रोटीन मौजूद होती है इसे हम कहते हैं ये है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का जो IN है ये इनसाइड को शो करता है और ये जो प्रोटीन है किसके इनसाइड है, ये 2 फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर के दरमियान में, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है। ठीक है मेरे बेटे, दोनों साइड्स पे फॉस्फोलिपिड्स की दोनों लेयर्स मौजूद हैं, सेम वही अरेंजमेंट वाली जो कि सैंडविच मॉडल में है, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो प्रोटीन है ये वहाँ पे आपने ड्रॉ नहीं की थी। और इस प्रोटीन के अलावा आपकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर की आउटर साइड पे भी इस तरह की प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि हम कहते हैं ये हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये वाला जो एक पॉइंट है ये पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि प्रोटीन्स 2 तरह की होती हैं, एक जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है इंट्रिंसिक, और जो उसकी आउटर साइड पे मौजूद है वो है एक्सट्रिंसिक। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं बिकॉज मेरे बेटे ये फॉस्फोलिपिड का जो हेड है उसके साथ अटैच होती हैं, आउटर साइड पे होती हैं, तो दोनों तरह आप लिख सकते हो कि ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे है, या आप कह सकते हो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के आउटर साइड पे हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये फॉस्फोलिपिड के हेड्स के साथ अटैच होती हैं आउटर साइड पे।
ठीक है। सो जो यहाँ पे लिखा गया मैं आपको बता देती हूँ। अटैच्ड विद हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और आउटर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। कौन सी प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक का जो EX है ये शो करता है किसको? एक्सटर्नल को। एक्सटर्नल मीन्स के आउटर साइड पे। और सेकंड मैंने आपको भी शो करवाई थी कौन सी वाली? इंट्रिंसिक, जो कि किसके दरमियान मौजूद है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान मौजूद है, या आप कह सकते हो कि बाइलेयर के दरमियान इम्बेड हुई हुई है। लेकिन जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो कम्प्लीटली इम्बेड हुई हुई थी। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो कम्प्लीटली भी हो सकती है और पार्शली भी हो सकती है। मैं पार्शली भी आपको इम्बेड करके दिखा देती हूँ। लाइक ये मेरे पास मैंने पार्शली इम्बेड कर दी प्रोटीन, और इसकी इस साइड पे ये क्या मौजूद है? फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स एज सच मौजूद रहेंगी। तो दोनों फॉर्म्स में हो सकती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। कम्प्लीटली इम्बेड हो सकती है, मीन्स कि पूरी लेयर के दरमियान हो सकती है, या फिर हाफ लेयर के दरमियान हो सकती है। एंड हाफ लेयर में इम्बेड होने को हम क्या कहते हैं? पार्शली इम्बेड होना। जो दूसरा कंपोनेंट है इस मॉडल के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड, वो स्टैटिक नहीं है, मीन्स कि वो एक ही जगह पे स्टिल नहीं रहता है, वो मुसलसल क्या कर रहा होता है? वो मूव कर रहा होता है। मैंने यहाँ पे दो तरह के मूवमेंट्स लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 4 टाइप की होती हैं। और जो 2 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं उसमें से एक लिखी हुई है ट्रांजिशनल, और सेकंड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फ्लिप फ्लॉप। एंड इन दोनों मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है अगर मैं सपोज कर लूँ, और ये सेकंड लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की। अगर तो मेरे बेटे कोई भी ऐसा फॉस्फोलिपिड, लाइक मैं यहाँ पे इसको A लिख देती हूँ या इसको B लिख देती हूँ, तो फॉस्फोलिपिड्स अगर अपनी ही लेयर के अंदर रह के अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे, लाइक B वाला चला जाए A की जगह पे, या A वाला B की जगह पे आ जाए, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं कि ये जो है ये मेरे बेटे ट्रांजिशनल मूवमेंट है। ट्रांजिशनल मूवमेंट के अंदर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ओनली ये है कि आपके फॉस्फोलिपिड्स सिंगल लेयर के अंदर रहते हुए अपनी पोजीशंस क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, या अगर फॉस्फोलिपिड्स मूव करेंगे तो वो सेम लेयर के अंदर ही रहेंगे, सेकेंड लेयर के अंदर नहीं जाएंगे। वाइल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो फर्स्ट लेयर के फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आ जाते हैं सेकंड लेयर में, और सेकंड लेयर के चले जाते हैं कहाँ पे? फर्स्ट लेयर में। लाइक अगर मैं सपोज कर लूँ यहाँ पे A एंड B थे, यहाँ पे मैं 1 2 कर देती हूँ, तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि 2 वाला चला गया है यहाँ पे, और B वाला जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो एक्सचेंज हुआ है वो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान होता है। कौन से वाले मूवमेंट में? फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल का, कि यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, और डायनामिक नेचर को शो करने के लिए जो मूवमेंट है मैंने दो आपको बताई हैं। अगर तो दोनों फॉस्फोलिपिड सेम लेयर में रहेंगे तो वो ट्रांजिशनल है, अगर डिफरेंट लेयर्स में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करवाएंगे या मूव करेंगे तो वो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप होगा। जो ट्रांजिशनल है उसके लिए हम लेटरल की टर्म भी यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। लेटरल या ट्रांजिशनल में फॉस्फोलिपिड्स मूव करेंगे सेम लेयर के दरमियान। दो और जो मूवमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो नेम्स आपको लिखवा देती हूँ। जो थर्ड नंबर पे आती है वो मूवमेंट है फ्लेक्सिस, और जो फोर्थ नंबर पे है वो है रोटेशनल। ट्रांजिशनल जो है मेरे बेटे आपका फर्स्ट आपने डिस्कस किया, अगर सेम लेयर्स में एक्सचेंज होगा या मूव करेंगे फॉस्फोलिपिड्स, अगर डिफरेंट लेयर्स में करेंगे अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज, तो फ्लिप फ्लॉप है। फ्लेक्सिस में क्या होता है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड्स का हेड है और ये उनकी टेल्स हैं, तो फ्लेक्सिस में जस्ट आप इन टेल्स को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं, और अपने हेड्स को मूव नहीं कराएंगे। लाइक आप जैसे फारिग बैठ के कभी कभी आप टांग हिला रहे होते हो या पाँव हिला रहे होते हो ना, तो सेम इसी तरह से अगर फॉस्फोलिपिड्स अपने टेल्स को मूव कराएंगे ओनली, तो हम कहते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स की कौन सी मूवमेंट है? ये है फ्लेक्सिस। रोटेशन में ये क्या करते हैं कि लाइक जैसे आप लोग समटाइम्स गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, तो फॉस्फोलिपिड्स भी अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहे होते हैं? इस तरह से गोल गोल घूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों केसेस में ही फॉस्फोलिपिड्स अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं, ना ही फ्लेक्सिस में और ना ही रोटेशनल में। वाइल इन दोनों के अंदर पोजीशन जो है वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स की लास्ट में चेंज होती है। यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी लेकिन सेम लेयर में रहेंगे, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी एंड डिफरेंट लेयर्स में वो क्या कर लेते हैं? मूव कर जाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं जो कि पहले वाले मॉडल्स ने एक्सप्लेन नहीं किए थे। पहला करैक्टर कि दो तरह की प्रोटीन्स कौन सी हैं, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई होती हैं या एम्बेड हुई होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, और जो उसकी आउटर साइड पे होती हैं या हेड की तरफ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर था जो कि फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट को शो कर रहा था, और सिंपली आप कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन की डायनामिक नेचर को शो कर रहा था। और आपको पता है कि डायनामिक नेचर जो है ये एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है किसी भी मॉडल को अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट करैक्टर्स जो कि पहले दो मॉडल्स में नहीं बताए गए थे, आपने ये लाजमी हाईलाइट कर लेने हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे आपको ये क्लियर भी हो गए होंगे कौन कौन से दो करैक्टर्स, प्रोटीन्स का और ये फॉस्फोलिपिड्स वाला पॉइंट। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के अंदर सेम है। लाइक फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? दो लेयर्स में अरेंज होंगे, और दोनों लेयर्स में हेड क्या करेंगे? अवे होंगे, और टेल्स फेस करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये पहले वाला ही है।
पॉइंट बेटे हमें सिंगर एंड निकल्सन ने बताया था और उससे पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया था, वो था कोलेस्ट्रोल की प्रेजेंस, फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर के दरमियान मौजूद होना। और जो कोलेस्ट्रोल है ये मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर की टेल्स के दरमियान मौजूद होता है। ये आपको नजर आ रहा है मेरे बेटे, और ये पॉइंट पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ पे मौजूद है तो इसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं कि ये बिकॉज टेल आपको पता है ऑलरेडी क्या थी, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को क्या करती है, रिपेल करती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से इनकी हाइड्रोफोबिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि इनको जो स्ट्रेंथ है इस वाले एरिया की वाटर को रिपेल करने की वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ करना, इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये आपकी कॉम्पैक्ट पैकिंग के लिए भी ज़रूरी होती है। ठीक है, टेल्स बिकॉज देखो ना लूजली अरेंज है, थ्रेड लाइक अरेंज होती हैं, तो जहाँ जहाँ पे होल्स रह जाते हैं वहाँ पे फिलिंग करवा देते हैं कि आप कह सकते हो कि ये उसको कॉम्पैक्ट पैकिंग प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ करता है, उसके वाटर रिपेल करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और ये थर्ड पॉइंट है जो कि पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। जो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इस मॉडल ने बताया था और पहले वाले मॉडल्स में नहीं था, वो था कार्बोहाइड्रेट्स का मौजूद होना। ये अगर आप देखें मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ड्रॉ की हुई है और उसके साथ मैंने यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन अटैच करवाई है, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइको शो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और ये प्रोटीन का पार्ट इसके साथ मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड मेरे बेटे, अगर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं लिपिड्स के साथ तो वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। अगेन ग्लाइकोलिपिड्स शो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को और ये मौजूद है लिपिड्स के साथ, तो हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो अगर हम रिकॉल करें तो टोटल मेरे बेटे 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। पहला पॉइंट क्या था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का होना। दूसरा पॉइंट क्या था, फॉस्फोलिपिड्स की मूवमेंट जो कि डायनामिक नेचर को प्रूव करती है। एंड कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं 4 टाइप्स की, वो कैसे होती हैं, वो नेम आपने लाजमी याद करने हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकती हैं। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ना, ये भी मूव करती है। जब कभी कोई हमने हैवी मॉलिक्यूल सेल की आउटर साइड से इनर साइड पे मूव कराना होता है तो ये अपने ऊपर उसको लोड करवा लेती हैं और इसके दरमियान जो पोर्स होते हैं वहाँ से मूव करवाते हुए इनर साइड पे उसको ले आती हैं। तो प्रोटीन्स मूव करती हैं और लिपिड्स मूव करते हैं। ये दोनों ही मूवमेंट शो करती हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन का या लिपिड्स का जो नेचर है वो क्या है, डायनामिक है और वो स्टैटिक नहीं है। और अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करें तो वहाँ पे आपने एक करेक्टर पढ़ा था कि मेम्ब्रेन को डायनामिक होना चाहिए है। अगर कोई मॉडल हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता है डायनामिक नेचर तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर डायनामिक नेचर एक्सप्लेन हो जाती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, यूज़ करना शुरू कर। सेकंड पॉइंट जो बेटा आपने हाईलाइट किया था कि मेम्ब्रेन को ये लाजमी बताना चाहिए है कि अगर मेरे पास सेल के बाहर कोई हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है तो वो कैसे एंटर होगा इसके स्ट्रक्चर के थ्रू। जो पहला मॉडल आपने पढ़ा था उसमें ये वाली इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं थी और हमने कहा था ओनली ये वाला पार्ट होता है। जब भी कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहाँ पे मूव करना चाहता है तो वो यहाँ तक हेड तक मूव कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो टेल्स के पास आता है, टेल्स क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, वो वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस को रिपेल करना शुरू कर देती है। तो इट मीन्स कि पहले वाला मॉडल हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं वो इनकी टेल्स को क्रॉस करके अंदर कैसे आएंगे। बट ये जो मॉडल है इसने क्या किया है, हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है किसका, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान मौजूद है। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये मेरे बेटे क्या करती है, ये सेल की आउटर साइड से कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या होगा, वाटर सोलेबल होगा या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोफिलिक होगा, उसे क्या करती है, अलाउ करवाती है कि वो आउटर साइड से इनर साइड पे मूव कर सकता है। हर वो मॉलिक्यूल जो कि पोलर है, हाइड्रोफिलिक है या वाटर सोलेबल है, आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले वाले मॉडल्स का यहाँ पे आके क्या हो रहा था, रुक रहा था बिकॉज टेल्स को रिपेल कर रही थी। उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया है सिंगर एंड निकल्सन ने इंट्रिंसिक प्रोटीन का, कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली इन फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर्स के दरमियान, जो कि अलाउ करती हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आउटर साइड से इनर साइड पे मूव करने में। बिकॉज यही इंट्रिंसिक प्रोटीन हमें एक रोड प्रोवाइड कर रही होती है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, तो इन्हें हम चैनल कहते हैं या चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, चैनल है रोड या लिंक प्रोवाइड करना, किसके लिए, वाटर सोलेबल सब्सटेंसेस के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन की अप्रूवल के लिए दोनों पॉइंट्स ये मॉडल क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए अभी तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। ये दो एडिशनल चीज़ें भी उसने बताई थी, कोलेस्ट्रॉल का होना और कार्बोहाइड्रेट्स का होना, और आपको बड़े अच्छे से क्लियर है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किए गए थे मेरे बेटे। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं ये क्यों मौजूद होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो फंक्शन हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस का सेल मेम्ब्रेन के साथ, वो ये है कि जब भी सेल्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लाइक ये दो सेल्स हैं और ये आपस में कंबाइन करके कोई ऑर्गन बॉडी को बनाना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं सेकंड सेल के पास, जिसके साथ उसे क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अगर ये रिसेप्टर
इनको रिसीव नहीं कर सकता है या सेम मैच नहीं होती हैं तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ना होती तो तब भी ये कम्युनिकेट ना कर पाते, बिकॉज रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट के लिए कोई मॉलिक्यूल ही मौजूद ना होता। तो इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं हमारे सेकंड सेल जिसके साथ कम्युनिकेट करना होता है उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं और दोनों सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के रिसेप्टर हर सेल के पास मौजूद नहीं होंगे, जो कम्युनिकेट कर सकते होंगे उन्हीं के पास उनके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। रिसेप्टर क्या है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हेल्प करता है इस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स को इसके साथ अटैच होने में, और अटैचमेंट के बाद ही उन्होंने जो चीज़ एक्सचेंज करनी होगी उसके बाद ही पॉसिबल होगा। दूसरा हम इंशाल्लाह ABO ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ पर्सन्स जो हैं उनका ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, किसी का AB होता है। तो ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ फिजियोलॉजी के पोर्शन के अंदर कि कुछ पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप A है उनके RBCs पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो A एंटीजन होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप B होता है उनके B RBCs रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम B कहते हैं। तो इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हर एक सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये सेल किसका है, स्टमक का है, लीवर का है या हमारे रेड ब्लड सेल्स का है। तो सेल को एक आप कह सकते हो पहचान देना या सेल को क्या करना मेरे बेटे, फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करना, ये काम किसका होता है? इन कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये भी कॉन्सेप्ट पहले वाले मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। वो मेरे बेटे के आज के लेक्चर में बताए गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर मेरे बेटे आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होने वाली जो ट्रांसपोर्ट्स होती हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं। एक और चीज़ कि जब आप स्केच ड्रॉ करें तो आपने ओनली ये वाला पार्ट जो है ड्रॉ करना है, और ये ड्रॉ करने के बाद एक ये वाला लेबल कर दीजिएगा, ये वाला लेबल, ये वाला और ये बाकी आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट डिटेल जो मैंने ऐड की हुई है वो आपकी आसानी के लिए ऐड की थी, लेकिन डायग्राम में ये वाली डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपने लेबल करना है और स्केच ड्रॉ करना है।